हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षणा लॉ एकेडमी। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो आज रिस्पेक्ट होगा हमारा जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल। तो जो सिनॉप्सिस है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, उसमें सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल दोनों तरह के हम अल्ट्रा वायरस देखेंगे। देन लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और मैथड्स प्लस अदर कंट्रोल्स भी देखेंगे कि किस तरह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले कितनी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल करने की सबसे पहले तो ये नीड क्या है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो क्या होता है कि समटाइम्स द रूल जो भी हम एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी दे रहे हैं अंडर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्या करती है, अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाती है या एक्सीड कर जाती है। तो जो पेरेंट लेजिस्लेशन है या प्रोविजंस जो उनको बनाने हैं अंडर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो वो अल्ट्रावायर्स कर जाता है आपके पेरेंट एक्ट को। तो इसी वजह से एक कंट्रोल बहुत ज़रूरी है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए ऑन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़। तो कितने तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को? बाय द जुडिशियल कंट्रोल, लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट्री कंट्रोल एंड अदर कंट्रोल्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे इन सबको एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुडिशियल कंट्रोल के बारे में। जुडिशियल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो रूल्स फ्रेम्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या कर रही है, रूल्स बना रही है। वो कैसे रूल्स हैं? अल्ट्रा वायरस हैं। तो जब अल्ट्रा वायरस हैं यानी कि एक्सीड कर रहे हैं अपनी लिमिट को, तो वो क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रक डाउन एज वॉइड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, उसको हम क्या कर देंगे, वॉइड घोषित कर देंगे। तो अल्ट्रा वायरस किस तरह से हो सकते हैं? सब्सटेंटिव तरह से भी हो सकते हैं और प्रोसीजरल तरह से भी हो सकते हैं। सब्सटेंटिव का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो क्या कर रही है, अपनी जो उनको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जितनी अथॉरिटी दी गई है उससे क्या कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं। तो दैट इज सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस। ओके, अब इसमें भी हमारे 6 ग्राउंड्स होते हैं। पहला क्या है, अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन। अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो पेरेंट एक्ट है जिसके थ्रू डेलीगेशन दिया गया है वो क्या है, वो अपने आप में अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जब वो पेरेंट एक्ट ही क्या है, अल्ट्रा वायरस है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होगा, वो भी अल्ट्रा वायरस हो जाएगा और इट विल बी नॉट वैलिड। ये कितने तरह के हो सकते हैं? ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक्सप्रेस लिमिट और इम्प्लाइड लिमिट। तो अगर हम एक्सप्रेस लिमिट की बात करते हैं तो अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन द स्टेट, सेंट्रल एंड कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे इफ़ द स्टेट लेजिस्लेचर passes a law in the central list or the parliament passes a law in the state list, then the act is unconstitutional and any delegated legislation under it is also invalid. Okay, देन सेकेंड क्या कंडीशन हो सकती है कि जो स्टेट है वो अपनी टेरिटरी को क्या नहीं कर सकती है, एक्सटेंड नहीं कर सकती है। अगर स्टेट का कोई अपना खुद का लोकल लॉ है तो अंडर आर्टिकल 245 वो क्या कर सकती है, वो उसका जहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं है उस टेरिटरी में वो कवर नहीं करेगी। अगर वो कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इट विल बी इनवैलिड। तो ये हमारे 3 केसेस हैं फॉर द एक्सप्रेस लिमिट के लिए। 10 बुक तामी वर्सेस कलेक्टर ऑफ बॉम्बे, देन चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, देन न्यू मानिक चौक मिल्स वर्सेस अहमदाबाद म्यूनिसपैलिटी। दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसमें हुआ क्या था कि जो बॉम्बे प्रोविंशियल म्यूनिसपैलिटी कॉरपोरेशन एक्ट था उसने क्या किया, इम्पोज कर दिया टैक्सेस ऑन मशीनरी। इस केस में क्या हुआ, जो बॉम्बे प्रोविंशियल म्यूनिसपैलिटी कॉरपोरेशन एक्ट था इसने क्या किया, टैक्स इम्पोज किया। किस पे इम्पोज किया, मशीनरीज पे। ठीक, इन्होंने किस पे टैक्स इम्पोज किया, मशीनरी पे, विच वॉज हेल्ड इनवैलिड। क्योंकि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्या कहता है कि इस एक्ट के अंतर्गत आप सिर्फ और सिर्फ लैंड और बिल्डिंग्स पे ही टैक्स लगा सकते हो, अदर देन दैट आप मशीनरी पे टैक्स नहीं लगा सकते हो। ओके, देन आता है हमारा इम्प्लाइड
लिमिट। इम्प्लाइड लिमिट का मतलब क्या होता है? इफ़ द इम्प्लाइड लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वायलेटेड, जो आपको बोला गया है, आपको पता है कि ये आपकी लिमिट है, उसको आप क्या कर रहे हो? वायलेट कर रहे हो, तो इट विल बी हेल्ड अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर वो है तो उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी क्या हो जाएगा? वो भी वॉइड हो जाएगा। इसमें एक केस है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस बिरला कॉटन स्पिनिंग एंड वे मिल्स का केस है। देन सेकेंड हमारा पॉइंट क्या हो सकता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन इट इज़ चैलेंज एज बिंग अल्ट्रा वायरस एंड इनवैलिड। जो हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, कोई रूल्स बना, कुछ भी बना, वो कैसा है? अल्ट्रा वायरस कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को ही कर रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? हेल्ड इनवैलिड। इसमें कई सारे केसेस हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या हुआ था कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दो द पेरेंट एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मेड अंडर इट कैन बी चैलेंज्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट इज द्वारका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या था कि जो पेरेंट एक्ट था वो था हमारा, इसे पेरेंट एक्ट का मतलब ये होता है जहाँ से हम पावर किसी को दे रहे हैं, उस एक्ट के थ्रू हम अगर किसी को पावर दे रहे हैं, दैट विल बिकम अ पेरेंट एक्ट, जहाँ से हम दे रहे हैं। ओके, और जिसको दे रहे हैं वो बन जाएगा हमारा डेलीगेटेड। तो पेरेंट एक्ट क्या था इसमें? इसेंशियल सप्लाईज एक्ट। द्वारका प्रसाद प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जो हमारा पेरेंट एक्ट था दैट वाज एसेंशियल सप्लाईज एक्ट, एंड वो क्या था? इंट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को वो मान रहा था। लेकिन इसका जो क्लॉज 2B ऑफ यूपी कोल कंट्रोल ऑर्डर था, वो क्या कर रहा था? अल्ट्रा वायरस कर रहा था आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्यों कर रहा था? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक आर्बिट्रेरी प्रोविज़न था, अनगाइडेड पावर्स मिल रही थी उसमें एग्जीक्यूटिव को। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसमें भी इट वॉज अल्ट्रा वायरस। ओके, नेक्स्ट इज एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्ज़ा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। यहाँ पे बोला गया था कि द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नेमली द रेगुलेशंस मेड बाय द एयर इंडिया ने क्या बोला था कि जब एयर होस्टेस सर्विस में है तो उसको अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या करनी है? टर्मिनेट करनी है। तो इट इज़ as it was arbitrary and discriminatory, it was held violative of Article 14 of the Indian Constitution and held invalid. Then Olga Tellis का केस which is very important again, Olga Tellis versus Bombay Municipality Corporation। इसमें क्या था कि जो पेवमेंट लगाते हैं लोग, पेवमेंट ड्वेलर्स, उनको क्या किया गया था? हटा दिया गया था फ्रॉम द बॉम्बे पेवमेंट बाय द गवर्नमेंट स्कीम। एक गवर्नमेंट की स्कीम आई, और जो पेवमेंट का मतलब होता है, जो आप लोगों ने सड़क देखी होगी, सड़क में पेवर्स लगे होते हैं इस तरह से करके। तो इसमें जो लोग डील कर रहे थे, पेवमेंट ड्वेलर्स, उनको क्या किया गया था? हटा दिया गया था फ्रॉम द बॉम्बे पेवमेंट बाय द गवर्नमेंट स्कीम। तो पेवमेंट जो ड्वेलर्स थे, जब उनको हटा दिया गया था तो उनके पास लिवलीहुड के लिए कोई पैसा नहीं बचा। तो यहाँ पे अंडर आर्टिकल 21 इन्होंने क्या किया? पिटीशन फाइल किया, प्लीड किया, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट द राइट टू लिवलीहुड इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ, एंड हेंस डिप्रीवेशन ऑफ लिवलीहुड वुड मेक लाइफ ऑफ द पेवमेंट ड्वेलर्स इम्पॉसिबल टू लिव। ओके, नेक्स्ट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इनकंसिस्टेंट विद द पेरेंट एक्ट और एनी जनरल रूल। तो यहाँ पे क्या है भैया? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो बनाया, लेकिन वो कैसा है? वो इनकंसिस्टेंट है, पेरेंट एक्ट के साथ वो जाता ही नहीं है, या कि कोई जनरल रूल है उसके साथ वो कंसिस्टेंसी उसकी नहीं है। और कैसा है? वो अल्ट्रा वायरस है, इसलिए उसको हम क्या हेल्ड करेंगे? इनवैलिड। और इसमें देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ केसेस। TOLP वर्सेस MG पुनीस, यहाँ पे ये इनकम टैक्स एक्ट 1951 से रिलेटेड है। देन राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ MP। राम प्रसाद स्टेट ऑफ MP का मतलब ये, इस केस में ये हुआ था कि अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में है विद द पेरेंट एक्ट, तो इट विल बी इनवैलिड। ओके, तो यहाँ पे बात हुई थी हमारी पंचायती राज एक्ट
1947 सेक्शन 49 को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। देन बनवारीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें जो एक्ट था दैट वाज माइनिंग एक्ट 1952। देन इसमें बेसिकली हुआ ये था कि जो वायलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, बेसिकली होता क्या है कि अगर पेरेंट एक्ट में दिया गया है कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना है वाइल मेकिंग एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी, अगर एग्जीक्यूटिव कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं रूल्स बनाने के लिए, उस टाइम पे अगर कोई पेरेंट एक्ट में कोई प्रोसीजर दिया गया है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो इसमें बनवारीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में वो चीज़ फॉलो नहीं की गई थी अंडर माइनिंग्स एक्ट, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया। देन चंद्रबाली वर्सेस आर, हरमन सिंह वर्सेस आरटीओ अथॉरिटीज़, अग्रवाल इंगर वर्सेस द स्टेट, देन मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी, एस गणपति सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर। देन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हाईली अनरीजनेबल, भाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमारा हाईली अनरीजनेबल भी हो सकता है, अगर वो अनरीजनेबल है तो इट विल बी हेल्ड अल्ट्रा वायरस एंड इनवैलिड। अब वो किस चीज़ में हो सकता है, तो 3 चीज़ें हैं, ठीक। अमंग इक्वल्स इफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज पार्शियल और अनइक्वल, मीन्स अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हो तो इट विल बी पार्शियल, ठीक। देन इफ़ इट डिस्क्लोजेस बैड फेथ, मैलाफाइड इंटेंशन दिखा रहा है। इफ़ इट इंटरफेयर्स विद द राइट ऑफ द पीपल ग्रॉसली, जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसके राइट्स में बहुत ज़्यादा ये दखल अंदाजी कर रहा है। तो इसमें 2 केसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूज वर्सेस जॉनसन एंड एल्ड्रिज वर्सेस इल्स्टिगन कॉरपोरेशन का केस है। देन नेक्स्ट इज अवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मैलाफाइड। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मैलाफाइड भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैलाफाइड का मतलब क्या होता है, बैड फेथ, सिंपल। जिस पर्पस के लिए आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दी गई है, भाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्यों दी जाती है, इसलिए दी जाती है ताकि आप रूल में बना सको, एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी दी गई है कि फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एग्जीक्यूटिव है जिस पर्पस के लिए दिया गया है उस पर्पस के लिए वो काम ही नहीं कर रहा है, मीन्स द डेलीगेटेड हैज़ नॉट रिलेशन टू द पर्पस फॉर विच द लॉ मेकिंग पावर वॉज डेलीगेटेड। तो यहाँ पे उसकी इंटेंशन कैसी हो गई, मैलाफाइड हो गई। तो ये कैसा हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। तो इसमें एक केस था शिव देव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पे क्या हुआ था, जो रूल्स बनाए गए थे बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर पंजाब टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड एक्ट वर आर्बिट्रेरी इन मैलाफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड हेंस हेल्ड इनवैलिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो दैट इज़ प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। हमने 2 पार्ट्स की बात की थी, वन वॉज द सब्सटेंटिव, तो ये हमारा सब्सटेंटिव था अभी तक। अब हम बात कर रहे हैं प्रोसीजरल के बारे में। तो प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है, दैट पेरेंट एक्ट often prescribes certain procedural requirement to be followed by the subordinate legislation। मतलब पेरेंट एक्ट में एक्सप्रेसली लिखा है कि यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर, ओके, कुछ एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिए। तो इफ़ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फेल्स टू कंपाइल विद दैम, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसको दिया गया है वो क्या है, वो कंपाइल नहीं कर रहा है उस प्रोसीजर के साथ, इट इज़ नोन एज प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस, hence void, okay। If the mandatory requirements is not compiled with its failure give rise to the procedural ultra virus, non-compliance with the directory provisions does not invalidate the subordinate legislation, okay। तो यहाँ पे जो procedural है that is of 2 types, publication and the consultation। तो अब इनको भी हम डिस्कस करते हैं। पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है, पब्लिकेशन का मतलब ये होता है कि पब्लिक को एक्सेस मिल रहा है लॉ का, द पब्लिक मस्ट हैव एक्सेस टू द लॉ एंड दे शुड हैव गिवन अपॉर्चुनिटी टू नो द लॉ। पब्लिकेशन का मतलब होता है कि आपने ऑफिशियल गैजेट में छाप दिया, आपने न्यूज़पेपर में निकाल दिया, ओके। तो जब न्यूज़पेपर में निकलता है तो पब्लिक को सबको पता होता है। तो रिगार्डिंग एन एक्ट ऑफ द बाय द पार्लियामेंट दिस इज पॉसिबल एज पब्लिसिटी इज अवेलेबल थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, प्रिंटिंग, रेफरेंस टू द सिलेक्ट कमेटी एंड इस रिपोर्ट, ये सब चीज़ें प्रिंट होती हैं।
लेकिन अगर हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करें, ये किसकी बात कर रहे थे हम? पार्लियामेंट की। अगर हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बात करते हैं तो लोगों को कब पता चलता है? जब चीज़ें इफ़ेक्ट में आ जाती हैं और जब उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है, तब क्या होता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हम लोग देखते हैं। सो द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नीड्स पब्लिकेशन फॉर इट्स वैलिडिटी। तो इसमें केसेस हैं हमारे रिजर्व एंड शुगर कॉरपोरेशन वर्सेस म्युनिसिपल बोर्ड, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MH जॉर्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला। इसमें क्या हुआ था, एक नोटिफिकेशन छपी और उसमें क्या हुआ कि प्रोहिबिशन लगाया गया इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड इन इंडिया। कुछ कंडीशंस थी, आप वो कंडीशन अगर आपकी रीजनेबली फुलफिल हो रही है दैट इट इज़ ओके, लेकिन अगर नहीं हो रही हैं तो इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड पे पाबंदी लगी हुई है। और ये पब्लिश हो गया आपका गैजेट ऑफ इंडिया में ऑन नवंबर 24, 1962। पब्लिश कब हुआ? 24 नवंबर 1962। फिर जॉर्ज, जो ये MH जॉर्ज है, ये गोल्ड लेके आए फ्रॉम ज्यूरिच ऑन 27 नवंबर। ये कब लेके आए? 27 नवंबर को लेके आए। फिर इसके बाद जब ये 27 को लेके आए तो इनको अरेस्ट कर लिया बॉम्बे के पुलिस ने, क्योंकि भाई ऑफिशियली नोटिस गैजेट में छप चुका है कि भाई इम्पोर्टेशन इज़ नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड। तो ही कंटेंडेड दैट ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द नोटिफिकेशन, उसको नहीं पता था। तो सिंस द नोटिफिकेशन हैज़ बीन पब्लिश्ड इन इंडिया, कहाँ पे पब्लिश हुई है? इंडिया में। तो इग्नोरेंस बाय द रिस्पोंडेंट वॉज इररेलेवेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड हिज कंटेंशन। भाई आप इंडिया में ही तो आ रहे हो, जब आप इंडिया में आ रहे हो तो आप इंडिया के बारे में नहीं पढ़ोगे, और नोटिफिकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया पब्लिश हुआ है। तो नोटिफिकेशन ऑफ 24 नवंबर इज डीम्ड टू हैव बीन पब्लिश्ड एंड ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न्ड इंडिविजुअल ऑन 25 नवंबर 1962। नेक्स्ट केस इज नरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। देन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वो दो तरह से होती है। एंटीनेटल यानी कि प्रीवियस पब्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? पब्लिकेशन प्रपोज्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कुछ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बिफोर प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन। कब बात कर रहे हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, प्रिपरेशन और पब्लिकेशन इन द जनरल पब्लिक, उसको क्या दी जाती है? एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है पब्लिक को कि आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक। और ये किस चीज़ में होता है? फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 में ये चीज़ हुई थी। नेक्स्ट अगर बात करें पोस्ट नेटल, यानी कि पब्लिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आफ्टर फुल्ली फ्रेम्ड बट बीइंग ब्रॉट इनटू ऑपरेशन। अभी फ्रेम वो हो गया है पूरी तरह से, इट हैज़ बीन फुल्ली फ्रेम्ड बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारा हो गया पोस्ट नेटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसल्टेशन की। कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, दैट इज कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन मीन्स डिस्कशन और मीटिंग ऑफ माइंड्स बाय 2 or more persons टू अराइव एट अ करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ओके, अब ये किस लिए किया जाता है? भाई अकेला अगर दिमाग लगाएगा तो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, तो लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हु आर द एक्सपर्ट्स अगर वो करते हैं तो एक करेक्ट कंक्लूजन में दे विल अराइव। तो इट इज़ अ टेक्निक वेयर द इफेक्टिव इंटरेस्ट में ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रूल मेकिंग प्रोसेस। अब कंसल्टेशन भी कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है। एक ऑर्डिनरी टाइप होती है, एक स्पेशल टाइप होती है। ऑर्डिनरी टाइप का मतलब क्या होता है? रिसीविंग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द पर्सन who have been affected by the delegated legislation and give them the opportunity of hearing। मतलब आप किसी लेबर क्लास के लिए आप पूरा एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में रूल्स बना रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? आपने पूरा फ्रेम कर लिया, लोगों से आपस में बात की, प्लस आपने उन लोगों से भी बात की जो लोग डायरेक्टली उन रूल्स से इफ़ेक्ट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज़ ऑर्डिनरी टाइप ऑफ कंसल्टेशन। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे बात करते हैं हम लेबर की, लेबर लेजिस्लेशन अगर हम बना रहे हैं। स्पेशल टाइप ऑफ कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है?
जहाँ पे इंक्लूड द डिस्कशन विद स्पेसिफिक ऑफिशियल्स, जहाँ पे स्पेसिफिक ऑफिशियल्स के साथ हम बात करते हैं, या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है या कोई एडवाइजरी बॉडी है, जब इस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कंसल्टेशन। अब स्पेशल टाइप ऑफ कंसल्टेशन और कितनी तरह के हो सकते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ कंसल्टेशन जो होते हैं हमारे, एक ऑफिशियल कंसल्टेशन होता है, देन एक कंसल्टेशन विद स्टैट्यूटरी। ऑफिशियल कंसल्टेशन यानी बैंक कंपनीज आ जाएंगी आपकी, कंसल्टेशन विद स्टैट्यूटरी बॉडीज़, आपका टी बोर्ड एक्ट आ गया। देन एडमिनिस्ट्रेटिव या एडवाइजरी बॉडी की अगर हम बात करें, तो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में अगर उनसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दे कम इन अंडर दिस स्पेशल टाइप ऑफ कंसल्टेशन। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल की। तो जब लेजिस्लेटिव कंट्रोल की बात करेंगे तो दो चीज़ें आती हैं, ले बिफोर द लेजिस्लेशन एंड स्क्रूटनी कमेटी। अब लेजिस्लेटिव कंट्रोल किस तरह से होगा? भाई लेजिस्लेचर ही तो डेलीगेट कर रही है लेजिस्लेटिव पावर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। तो अगर हम ये कंट्रोल लेजिस्लेशन को दे रहे हैं, तो एक बहुत ही कंट्रोल भी आएगा आपके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पे, प्लस एक फेयर एक्सरसाइज भी होगी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पावर की जो भी डेलीगेट की जा रही है। तो अगर हम बात करते हैं लेइंग बिफोर द लेजिस्लेशन, दो मेथड्स हमने बात की है। तो लेइंग बिफोर द लेजिस्लेशन की बात करें तो दैट मीन्स लेइंग ऑन द टेबल। इसका मतलब होता है बाय दिस द लेजिस्लेशन नोज एज टू what rules have been made by the executive authorities in exercise of their power of delegated legislation। मतलब भाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसको भी आपने दिया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, उसने क्या बनाया? रूल्स बना लिए। रूल्स बनाने के बाद उसको कहाँ पे देना है? उसको देना है लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर को देने के बाद लेजिस्लेचर विल रिव्यू अबाउट दैट रूल्स कि वो जो डेलीगेटेड पावर्स उनको मिली हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को, वो ठीक से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, अब ये भी लेइंग बिफोर द टेबल कितने तरह के होते हैं? लेइंग विदाउट एनी फर्दर कंट्रोल, मतलब जहाँ पे पेरेंट एक्ट प्रोवाइड्स दैट द रूल मस्ट बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट एंड द रूल्स बिकम्स इफेक्टिव फ्रॉम द डेट दे आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट। जहाँ पे पेरेंट एक्ट में ही लिखा है कि जो रूल्स बने हैं दैट इज़ मैंडेटरी कि आप उसको पार्लियामेंट के सामने रखिए, और जिस दिन आप उनको प्रेजेंट करेंगे उस दिन से ही क्या होंगे? इफेक्टिव फॉर्म में आएंगे। सेकेंड इज लेइंग विथ डिफर्ड ऑपरेशन। लेइंग विथ डिफर्ड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि ऑपरेशन ऑफ द रूल्स आर नॉट इफेक्टेड फ्रॉम द डेट दे आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट बट पोस्टपोन टू अ फ्यूचर डेट एंड हैंस द पार्लियामेंट गेट्स मोर कंट्रोल। इसमें क्या हुआ? जिस दिन हमने टेबल पे रखा उस दिन से इफेक्टिव है। इसमें क्या है कि भाई फ्यूचर डेट दी जाएगी, आज पार्लियामेंट में हमने दे दिया लेकिन एक फ्यूचर डेट पे इफेक्टिव होंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल क्या हो गया? ज़्यादा हो गया पार्लियामेंट का। लेइंग सब्जेक्ट टू एन्यूलमेंट, मतलब रूल्स आपके इफेक्टिव तो हो जाएंगे जिस दिन लेट डाउन बिफोर द पार्लियामेंट, लेकिन उसमें क्या हो सकता है? अमेंडमेंट हो सकता है, प्लस एन्यूल्ड हो सकता है, एनल्ड हो सकता है, यानी कि ख़त्म हो सकता है। ठीक, अगर थ्रू अ रिजोल्यूशन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। लेइंग इन ड्राफ्ट सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन, यहाँ पे क्या होता है कि द ड्राफ्ट रूल्स आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट बट द पेरेंट एक्ट प्रोवाइड्स दैट द रूल शुड नॉट बी मेड until the expiry of a specific period. Laying in draft, this is a draft requiring affirmation. तो ये एक पॉजिटिव रेजोल्यूशन है जहाँ पे the rules become operative on an effective affirmation passed by the parliament. The member may discuss and react the rules before the rules coming into effect. Then laying of affirmation resolution. तो यहाँ पे क्या होता है? The rules are laid before the parliament but they come into operation only on its approval. जब अप्रूवल होगा तभी क्या होगा? आपका पास होगा। देन लेइंग बाय नेगेटिव रेजोल्यूशन। नेगेटिव रेजोल्यूशन में क्या होता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कम्स इन टू फोर्स फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड बिफोर द हाउस बट ceases to be operation if it disapproved by the resolution।
ऑपरेटिव तो हो जाएगा, लेकिन जिस दिन डिसअप्रूव हुआ बाय द रेजोल्यूशन, ख़त्म। ओके, लेइंग विद कंफर्मेटरी रेजोल्यूशन, rules become effective from the date they are laid before the parliament, but for confirmation there should be confirmatory resolution. Okay, then scrutiny committees. अगर हम scrutiny committees की बात करें तो इसमें क्या होता है कि scrutiny committees are established in order to strengthen the parliament control over the delegated legislation. यानी कि committees बनाई जाती है जो भी आपके रूल रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स कुछ भी बन रहे हैं, 2 कमिटीज़ बनती हैं, स्क्रूटनी कमिटीज़ बनती हैं जो चेक करती हैं कि जो चीज़ें आपने बनाई हैं वो सही है या गलत है। तो एक तो लोकसभा कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, दूसरा है राज्यसभा कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अदर कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो जुडिशियल और पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अलावा भी कंट्रोल्स होते हैं। तो सबसे पहला है कि द पावर ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शुड बी प्रॉपरली एंड प्रिसाइसली लिमिटेड। ब्लैंकेट पावर नहीं देनी चाहिए किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेशन ऑफ पावर शुड बी गिवन ओनली टू द ट्रस्ट वर्दी अथॉरिटीज़, जैसे कि हमारा स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। देन पावर कैन ऑल्सो बी कन्फ्रंटेड ऑन द अफेक्टेड इंटरेस्ट टू फ्रेम ड्राफ्ट रूल्स सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज इंडियन माइंस एक्ट 1901। तो ये हमारा था पूरा जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल, यानी कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एंड डू का अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।